चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। चाहे जुबान काट लो मेरी, चाहे जुबान काट लो मेरी, चाहे जला दो अतड़ियाँ, चाहे जुबान काट लो मेरी, चाहे जला दो अतड़ियाँ मेरी, मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी विकराल ज्वालामुखी बनकर तुम्हारे अहंकार को नेस्तनाबूद करने। मेरी चीखें तुम्हें सपनों में भी सुनाई देंगी और तुम नोचोगे अपनी चूल्हें। सत्ता के बारूदी महल और घमंड आएंगी मेरी भी जद में। हाँ, निश्चित ही आएंगी मेरी भी जद में। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। उत्तर प्रदेश के हाथरस के एक गांव में एक 19 साल की दलित लड़की के बलात्कार के बाद एक तरह से इस पूरी घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है, थर्रा कर रख दिया है। और इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो 14 सितंबर से ये पूरा मामला शुरू हुआ, जब महिला के, इस लड़की के बलात्कार की खबर आई और किस तरह से न सिर्फ के बलात्कार बल्कि उसकी जो शरीर की जो पूरी गत बनाई, उसे उस हद तक ले जाया गया जहां वो जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगी। और इसी हालत में पहले उसे हाथरस में और उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, जेएन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, वहां उसको एडमिट कराया गया। 2 हफ्ते वहां रखने के बाद आखिरकार यहाँ सफदरजंग में इस लड़की की मौत हो गई। और आपको ये लग रहा होगा कि शायद इतनी जो प्रताड़ना जो उसको मिली है उतनी काफी है, लेकिन उसके परिवार को बिना बताए हुए आधी रात को उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस लड़की के शरीर का अंतिम संस्कार भी कर दिया। और वो भी जिसे हम कहते हैं कि एक डेड बॉडी की जो डिग्निटी होती है उसके बगैर ही, बिना परिवार की मर्जी के ही। इतना सब कुछ काफी नहीं है अगर, तो अब जो खबरें आ रही हैं वो ये कि पूरी तरीके से एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसी कहानी बनाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल ये बलात्कार तो हुआ ही नहीं है, ये सिर्फ मामला है ऑनर किलिंग का। कि जो 4 आरोपी हैं जो अपर कास्ट यानी कि ठाकुर समुदाय के हैं, इन आरोपियों में से एक व्यक्ति से उसका अफेयर चल रहा था, यानी प्रेम प्रसंग चल रहा था, और जिसको लेकर परिवारों में आपस में, यानी कि दलित परिवार को और ठाकुर परिवार दोनों को इसको लेकर एक आम राय नहीं थी कि इनकी शादी हो सकती है। और इसलिए इस बात को तोड़ मरोड़ कर ये पेश किया जा रहा है कि बलात्कार नहीं हुआ है, बल्कि ये एक ऑनर किलिंग का मामला है कि खुद उसके परिवार ने अपनी बेटी की हत्या कर दी है, उसको मार दिया है। क्यों ये पूरी कहानी को इस तरह से टर्न करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे की राजनीति क्या है, क्यों इन उच्च जाति के लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है हमारी राजनीति के जरिए, सत्ता दल के जरिए, इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं 4 मेहमानों के जरिए। मेरे साथ प्रोफेसर विवेक कुमार मौजूद हैं, जाने माने समाज शास्त्री हैं। कविता कृष्णन मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, और खासकर 2012 का जो निर्भया कांड था उस दौरान उन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठाई और एक तरह से एक पूरा जेंडर जस्टिस को लेकर एक लीडरशिप उन्होंने एक तरह से प्रेजेंट की। इसके अलावा 2 और खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। चिंटू कुमारी, जो कि छात्र नेता रही जेएनयू में और उसके बाद अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही हैं बिहार में। साथ ही मेरे साथ कौशल पवार हैं। कौशल पवार संस्कृत पढ़ाती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में संस्कृत की प्रोफेसर हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कविता, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूँ कि ये 14 सितंबर से जो मामला शुरू हुआ और ये गर्मा गया महीने के आखिर तक, यानी कि करीब ये मान लेते हैं कि जब उस पीड़िता की मौत हुई 30 सितंबर को, तब ये एक तरह से राष्ट्रीय मानचित्र पर ये पूरा मुद्दा आया। तब से लेकर अब तक पिछले 4-5 दिनों में कहानी ने इतना मोड़ लिया है कि शायद हमारे लिए भी फॉलो करना मुश्किल हो रहा है कि हर 2 घंटे बाद क्या हो रहा है। सवाल मेरा आपसे ये है कि ये साबित करके, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसकी हत्या हो चुकी है, उसके लिए ये साबित करके कि बलात्कार नहीं हुआ, साबित करने की क्या कोशिश हो रही है? देखिए आरफा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए बलात्कार के खिलाफ कई संघर्षों में मैं, मेरा संगठन एप्वा, हम लोग रहे हैं और हम लोग जानते हैं कि बलात्कार के बहुत सारे मामलों में ये काफी आम बात है कि बलात्कार नहीं हुआ है, इस तरह का फैलाना, और पीड़िता के, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो ना जिंदा हो, उसके चरित्र पे सवाल उठाना या उसके नैरेटिव पे सवाल उठाना, उसे झूठा साबित करने की कोशिश करना, ये तमाम चीजें कम बेशी होती रहती हैं।
लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो खास मामला है जिसमें कि जहां जहां पर किसी दलित महिला के साथ इस तरह से एक कांड हुआ है, वहां पर जो एक खास किस्म की जातिवादी दलित विरोधी फ्लेवर दी जाती है इसी विक्टिम पीड़िता को दोष देने वाले नैरेटिव को, इसे जरा देखिए कि अभी क्या हुआ है। मैं क्विकली रिकाउंट करूं और आप सबको, आपके व्यूअर्स को मैं अलर्ट करना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कुछ वहां पे जो दबंग जाति के लोग हैं उनकी तरफ से, सीधा चीफ मिनिस्टर के काफी नजदीक लोगों की तरफ से इन चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं। कैसे कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो बस इस चीज को कह रहे हैं, इस चीज को नजरअंदाज करते हुए कि ये जो महिला है उसने अपने कई वीडियो स्टेटमेंट्स में बार बार कहा, फ्रॉम फर्स्ट मिनट टू लास्ट डाइंग डिक्लेरेशन, कहा कि मेरे साथ में जबरदस्ती हुई। और जबरदस्ती शब्द बिल्कुल आपको सुनाई देता है उसमें, वो साफ कह रही है, इसका मतलब रेप होता है, हम जानते हैं। सेकेंडली, जो एमएलसी पाई गई अलीगढ़ के हॉस्पिटल में, उसमें भी सेक्सुअल वायलेंस या फोर्स्ड सेक्सुअल वायलेंस का ये एविडेंस पाया गया, ये वहां के डॉक्टरों ने बाकायदा अपनी रिपोर्ट में लिखा। लेकिन बावजूद इसके ये लोग कह रहे हैं कि इनकी माँ और भाई पर आप केस करिए क्योंकि इन्होंने मारा है, क्योंकि इसकी किसी के साथ दोस्ती थी वगैरह वगैरह। ये सब वो उसको ऑनर क्राइम टाइप का मसला प्रस्तावना में दर्शकों को बताया है कि कैसे ये साबित कर सकते हैं कि बलात्कार हुआ है। मैं आपसे जो जानना चाहती हूँ उसका राजनीतिक मकसद क्या है? अगर इन चारों लोगों पे हत्या का मुकदमा चल रहा है तो हत्या तो एक बड़ा जुर्म है बलात्कार के मुकाबले, तो इसमें बलात्कार की बात को छुपाने के पीछे राजनीति क्या है? हाँ, बिल्कुल, राजनीति तो साफ है कि देखिए, बलात्कार प्लस हत्या अगर ये मामला हो तो उसका एक दूसरा, पहले तो इसमें जुर्म आपको सजा ज्यादा मिल सकती है, सजा मौत की सजा तक भी जा सकती है, ये कानून के हिसाब से है, तो इससे बचाने की ये कोशिश है। दूसरी तरफ ये सिर्फ बलात्कार को ही नकार नहीं है, हत्या को भी नकार रहे हैं। ये हत्या का आरोप जो है ये माँ और भाई पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी एक कोशिश चल रही है और इसमें जो वीक लिंक्स हैं, जो राजनीतिक मकसद जो है वो बिल्कुल साफ है कि एक जिस तरह से बलात्कार विरोधी आंदोलन और जाति विरोधी आंदोलन को वहां पर करने नहीं दिया जा रहा है हाथरस में, लेकिन जाति के वर्चस्व को, ठाकुर वर्चस्व को दिखाने के लिए पूरी छूट दी जा रही है, कोविड सारी चीजों को इधर रख करके, ताक पे रख करके, इससे राजनीतिक मकसद क्लियर हो रहा है। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहती हूँ कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी राजनीति मनुस्मृति वाली राजनीति है, ये उन्होंने खुद लिख करके उनके आर्टिकल में लगाया था जो उनके वेबसाइट पे लगा हुआ था, और उसी के हिसाब से ये चल रहे हैं, इसलिए उन्हें हटाना बेहद जरूरी। जी, और कविता उन खास नामों में भी शामिल हैं जिन्होंने 2012 की जो निर्भया की पूरी जंग थी, जिसको लेकर भारत में पूरी परिभाषा बदली, बलात्कार को लेकर एक नया कानून भी हमारे पास आया। हालांकि वो अलग बात है कि उस कानून को लेकर भी आलोचना होती रही उन तत्वों के जरिए भी जो खासकर जो जिन्हें लिबरल कम्युनिटी से माना जाता है, लेकिन वो किसी और दिन। विवेक कुमार जी, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। मैं इसको पुलिस के नजरिए से और प्रशासन के नजरिए से इसको समझना चाहती हूँ कि एक ऐसी बात जिसको कि एक तरह का एक प्लेजेंट सरप्राइज भी था कि दलित समुदाय में महिलाओं के शरीर को यौन हिंसा के लिए या उनके पूरे समुदाय को सबक सिखाने के लिए हमने देखा है दशकों से, आप ये भी कह सकते हैं कि शताब्दियों से ये इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन अचानक हमने देखा कि जो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा का मीडिया है, जो अब तक मोदी गान कर रहा था पिछले, और योगी गान भी कर रहा था पिछले लगातार 5-6 सालों से, वो कैसे अचानक इस पूरे मुद्दे पर आकर और महिला के फेवर में, या मैं कहूंगी तथ्यात्मक रूप से वो रिपोर्टिंग करने लगा। लेकिन अचानक उस सबको झूठ बताते हुए जो योगी प्रशासन है वो ये पूरी थ्योरी जो पेश कर रहा है, इसमें पुलिस और प्रशासन के रोल को आपने कैसे देखा है? आरफा जी, मैं पहले जो आपने पहले प्रश्न पूछा कि आखिर वो छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, मैं उस पर एक टिप्पणी करना चाहूंगा छोटी सी, और उससे ये पता चलेगा कि ये लड़ाई विचारधारा की है और विचारधारा किस प्रकार एक ही तरह रहती है लगातार, वो दिखाई पड़ेगा। रोहित वेमुला का जब केस आया तो उसकी मदर का क्या किया आपने, उसकी मदर पर भी कैरेक्टर असैसिनेशन किया उसका बाकायदा। उसके बाद आप अगर उत्तर प्रदेश में जाएं तो बहुजन समाज की सबसे बड़ी लीडर, उनका भी जो है किस प्रकार इन्होंने जो है किन शब्दावली का प्रयोग किया, और जब उस शब्दावली के प्रयोग के बाद माफी मांगी गई पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद
उस व्यक्ति को पुनः अपनी पार्टी में शामिल करा लिया गया और उसकी वाइफ को बाकायदा पारितोषिक दिया गया मिनिस्टर बना करके। और अब ये आप तीसरा केस देख रही है। तो ये लगातार एक मुसलसल है, एक प्रक्रिया है जिसके तहत कभी भी जो दलित समाज है या बहुजन समाज है उसके प्रति अगर कोई दुर्भावना रखता है तो उसको हमेशा बचाया जाता है। ये एक विचारधारा का हिस्सा है और ये संरचना के अंदर बाकायदा निहित है कि इनके साथ आप कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ करके सामने आ रहा है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष है उसके साथ विचारधारा और सरकार अब एक साथ हो गई है और उसका कैडर है, तो तीनों लोग मिल करके लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। और इसलिए हमेशा आप अपने जो सबसे बड़ा जो वहां पर अपराधी दिखाई पड़ रहा है इस समय, जो कि इंटिमिडेट करता हुआ अधिकारी था, उसको कुछ नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं उसकी पृष्ठभूमि की भी हमें पड़ताल करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये कुल मिलाकर के विचारधारा, संगठन और सत्ता तीनों मिल करके जो है एक अपराधी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने वर्चस्व की लड़ाई को स्थापित कर रहे हैं। और वहीं पर आप देखिए, अगर कोई विरोधी या विपक्षी बड़ा लीडर जाता तो ये हमें जातिवाद की लड़ाई को और हवा देते। तो ये जो ध्रुवीकरण है, अपर कास्ट और लोअर स्ट्रेटा का ध्रुवीकरण हो जाए, कहीं ना कहीं इसकी ओर भी ये इशारा कर रहा है। लेकिन विवेक जी, एक बात जो समझ में नहीं आ रही है वो ये कि हिंदुत्व की जो पूरी राजनीति है वो ये कहती है कि एक लार्जर जो हिंदू फैमिली है, एक वृहत्तर हिंदू समाज जो है, उसमें दलित, आदिवासी सब कुछ है, सब शामिल है, चाहे वो अपने को मानते हो हिंदू या नहीं मानते हो, लेकिन जो हिंदुत्व की राजनीति है वो उन सबको हिंदू मानती है। तो इस पूरी कड़ी में अगर ये डिविजन, बीच में बंटवारा देखने को मिलेगा कि देखिए एंटी दलित राजनीति हो रही है या दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो ये तो ठेस पहुंचाएगा हिंदुत्व की राजनीति। आरफा जी, मेरा इसमें मत भिन्न है और मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आपको सांप्रदायिकता का समाजशास्त्र समझना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा संगठन है जो सांप्रदायिकता के फलसफे को गढ़ता है, लेकिन वो फलसफे को गढ़ता है लेकिन वो लागू नहीं कर सकता, वो उसको नीचे आना पड़ता है और उसको मेंबरशिप चाहिए। लेकिन अब आप ये देखिए कि उनको ये जो सांप्रदायिकता का ध्रुवीकरण था कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पूरा हो गया। उन्होंने जिनको ठिकाने लगाना था, जिनको सबक सिखाना था, मुझे लगता है वो पूरा कर लिया, उनको ऐसा लग रहा है। और इसलिए अब वो अपने एक और ध्रुव को गढ़ना चाहते हैं जिसमें बैकवर्ड और ठाकुर एक साथ आने के मुहाने पर खड़ा है। और इसलिए उनको दलित को अब साथ नहीं रखना है। और दलित में भी कुछ लोग हो सकते हैं जो साथ आ जाएंगे, लेकिन उनका एक बड़ा युग्म बन रहा है उत्तर प्रदेश में, जो मुझे दिखाई पड़ रहा है वो है ठाकुर और बैकवर्ड क्लास। और बैकवर्ड क्लास आप जान रहे हैं कहां से अस्मिता आ रही है, और इसलिए वो ब्राह्मण को भी अलग कर रहे हैं और दलित को भी अलग कर रहे हैं और मुस्लिम को तो अलग कर ही दिया है उन्होंने। ये बहुत दिलचस्प बात है जो आप ही कह रहे हैं और मैं इसको चाहूंगी कि विस्तार पे हम से बातचीत करें, लेकिन चिंटू कुमारी और हमारे साथ कौशल पवार भी मौजूद है। कौशल पवार, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहती हूँ और गंभीर सवालों को ये उठाना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम ये पूरी राजनीति देखने की कोशिश कर रहे हैं, विवेक जी से भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदुत्व की इस पूरी राजनीति में आखिर जो दलितों पे अत्याचार है, अगर वो बंद नहीं होंगे तो एक बड़ा हिंदू परिवार कैसे बनेगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, क्योंकि उसमें तो जो दुश्मन है वो तो घोषित है, लेकिन ये अगर हिंदू आरएसएस का अगर हिंदू परिवार है उसके बीच में ही अगर डिविजन्स हमें देखने को मिलेंगे तो ये कैसे हम इस मुद्दे को समझेंगे। लेकिन उससे परे मैं जाऊंगी जरूर और 2022 के चुनाव के मद्देनजर जो विपक्ष की लामबंदी है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन कौशल, आप इसे किस नजरिए से देखती हैं, ये इस पूरी कहानी को जो तोड़ मड़ोड़ कर बताने की जो कोशिश हो रही है कि इस लड़की का प्रेम प्रसंग था उस युवक के साथ या उन चारों में से एक युवक के साथ, और इस वजह से जो है वो परिवार ने ही खुद एक तरह से ये ऑनर किलिंग कर दी। और हास्यास्पद ये है, बेहद तकलीफ भी है कि अभी 3-4 दिन पहले ही ट्विटर पे कुछ लोग ये कह रहे थे कि अगर इनके बस में हो तो इसे ये ऑनर किलिंग बता दें। आप ये देखिए कि 3 दिनों के भीतर अब वही जो मजाक, जो चुटकुले थे वो सच हो रहे हैं। बिल्कुल। आरफा, मैं पहले तो आपको थैंक यू बोलूंगी कि आपने इतने सेंसिटिव मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बुलाया।
सबसे बड़ी बात जो इसमें देखने आ रही है लगातार शुरुआत में ही अगर आप देखें, जब एफआईआर दर्ज की गई थी वो सिर्फ एक लड़के की एफआईआर दर्ज उन्होंने की, और वो क्योंकि खुद ठाकुर परिवार से आता था, वो जो गया मतलब परिवार वालों ने जैसे ही उसको बुलाया वो गया, उसने उस वक्त भी सिर्फ एक लड़के का नाम लिया था, संदीप ठाकुर, और तब उसने एट्रोसिटी का मामला करा था, सिर्फ SC/ST एट्रोसिटी का और 306 का मारपीट का। देन उसके बाद जब गुड़िया हाथरस से निकल के अलीगढ़ तक पहुंचती है हॉस्पिटल में, और जब अपना बयान देती है तब 4 लड़कों का आता है, तब ये केस की तरफ जाता है कि मेरे साथ जाती हूँ, मतलब सीधा रेप केस की तरफ जाता है। जबकि वो जो पुलिस वाला था, वो जो संदीप को पकड़ कर लेके आता है, किस तरीके से रोल प्ले किया जा रहा है इसमें डाइवर्ट करने का, इसलिए मैं जानबूझ के वही शुरुआत से कि वहां से जब पकड़ के उसको जब वो लेके जाता है थाने में संदीप को, तो उससे किसी भी तरह की कोई पूछताछ नहीं की जाती। अगर मान लीजिए ये ऑनर किलिंग भी है, तो ऑनर किलिंग में संदीप क्या कर रहा था फिर? नंबर 2, अगर संदीप ने सिर्फ मारपीट की एट्रोसिटी का मामला बना है तो उसने क्यों की? एक बड़ा सवाल है कि 4 लड़के उसको मारते हैं और बहुत बुरी तरह से ब्रूटल रेप, और फिर उसके बाद कि वो बयान ना दे पाए उसकी जीभ तक काट दी जाती है। तो ये जो घटना हमारे सामने दिखाई दे रही है, वो इसके सवालों के जवाब जो आज हमारे सामने आ रहे हैं, ये सवाल तो पहले से ही था, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो यहाँ तक कह रही हूँ कि अगर सीबीआई को सौंप दिया गया है अब ये जैसे, तो सीबीआई भी आपको यही कहेगी लास्ट में जाके निकलेगा ऑनर किलिंग मामला, क्योंकि इन्होंने शुरू से ही इस तरीके से प्रोजेक्ट किया है। तमाम मीडिया जो अब मेन स्ट्रीम का मीडिया जो बात कर रहा है, मजबूरन जिसको करना पड़ा, वो भी अब यही कहने लगा है, जबकि शुरुआत में उसने नहीं कहा। लेकिन कहीं पर भी ये सवाल कोई भी नहीं उठा रहा अभी तक भी कि आप ये बताइए कि अगर वो प्रेम प्रसंग था तो वो लड़का मार क्यों रहा था उसको? अगर एक ने मारा है तो उसके जो निशान जो उसकी बॉडी पे है वो रिपोर्ट सिद्ध कर चुका है, जो वो सारे के सारे एविडेंस है। तीसरी चीज, क्योंकि वो ठाकुर है, उसको शुरू से ही पता था जिस हालत में लड़की को वो उठा के लाया है वहां घास काटते हुए खेत में से, जो लोगों ने उठा के लाया, जब उसको अर्धनग्न अवस्था में देखा, उसको शुरू से ही पता था कि ये रेप हुआ है। लेकिन उसने जानबूझ के ऑन रिकॉर्ड रखने के लिए, क्योंकि आप ये देखिए, जो अगर कल एमएलए का जो एक्स एमएलए है वहां का, उसने जिस तरीके से पंचायत की वहां लीड कर रहा है, वो ठाकुरों की पंचायत को, उन ठाकुरों की पंचायत को लीड करने का जो उसका सबसे बड़ा जो उसका हथियार जिसका वो इस्तेमाल कर रही है वो यही है। क्योंकि पहली जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो इसी से हुई थी। ये जानबूझकर वो ठाकुर जमात से आता था, जो जिसने एफआईआर दर्ज की पहली एट्रोसिटी का मामला उसने जानबूझ के किया, रेप उसने किया ही नहीं, उसने एविडेंस डाला ही नहीं कि उसने रेप केस का मामला, उसने बिठा के रखा उसको थाने में। इसी दौरान इनको पूरा टाइम मिला कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो सफदरजंग में होनी चाहिए थे। और इंटरेस्टिंगली अरफा, आपको मैं बता दूं, आप जो अलीगढ़ जो हॉस्पिटल से जो वो डिस्चार्ज करके सफदरजंग आने का था, सफदरजंग का तो था ही नहीं, एम्स का था। आप हम लोगों को समझने की जरूरत है कि एम्स की रिपोर्ट है उस लिखित में, फॉरवर्ड जो आगे किया गया था वो एम्स का था, लेकिन एम्स वालों ने साफ इनकार किया, सफदरजंग में किया। जब ये हल्ला हुआ, जब ये इनको लगा कि ये तो इनको लग रहा था शुरू में तो कि वाल्मीकि जाति की महिला है, और क्योंकि वाल्मीकि जाति पूरा बीजेपी के खेमे में जा चुकी है, एक जो अंदर का जो कास्ट डिवीजन जो बढ़ता जा रहा था, जो खाई बढ़ती जा रही थी, उसको पाटा बीजेपी ने। हम बिल्कुल एकदम पिछला अगर देखें तो अलायंस पूरा रहा है वाल्मीकि कम्युनिटी का, यहाँ तक कि उसका जो एमएलए है बीजेपी का वो खुद शामिल था इसमें। उसने खुद कहा है कि रेप तो हुआ ही नहीं है, उसने खुद कहा है कि मैं तो समझौता हो चुका, अब तो ऑडियो भी वायरल हो चुका है उसका। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये नजरअंदाज किया गया जानबूझ के एम्स को, सफदरजंग ला गया और आनंद फानंद में तमाम सबूत मिटा दिए गए। अगर एसबीआई अगर करती भी है जांच तो आप देख लीजिएगा, मैं बिल्कुल एकदम आपसे बिल्कुल सोच समझ के ये कह रही हूँ कि कल को अगर ये आता है बाहर निकल के एविडेंस में अगर आएगा, एसबीआई सिद्ध कर देगी, सीबीआई सॉरी, कि रेप तो हुआ ही नहीं था, ये सिर्फ ऑनर किलिंग का मामला है। ये पॉसिबल है, इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जिस तरीके से पूरा ठाकुर गैंग
जिस एमएलए वहां के लोग जिस तरीके से जो मजबूरन जो परिवार ही 4 लोग, 4 घर तो परिवार है उनका, 4 घर परिवार है केवल, जो घुमड़ी जो गांव है उसमें हाथरस में जो घुमड़ी गांव का सिर्फ 4 घर है, उन 4 में से 2 तो और ज्यादा चुप है पहले से ही। तो पूरा ठाकुर बहुल गांव है, दबाव डाला जा रहा है। कल मीडिया में लगातार वो चीख के बोल रहा था कि आप इसको जानबूझ के राजनीति कर रहे हैं। अर्फा, मैं ये कहना मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ, मैं वापस आती हूँ। जी बोलिए। लास्टली मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि अगर राजनीति है भी तो ऐसे इशू पे अगर राजनीति नहीं होगी तो किस पे होगी? चिंटू, मैं आपकी तरफ रुक करना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि शुरुआत में जब हमने देखा, जैसे मैं कविता के मामले में भी कह रही थी कि जो हमारा एक पूरा लिबरल यूनिवर्स है जिसे माना जाता है कि ज्यादा उदारवादी लोग हैं, कट्टरपंथी लोग नहीं है या हिंदुत्व की राजनीति को भी सपोर्ट नहीं करते, उसमें खास तौर से जो अपर कास्ट का तबका था वो ये मानने को तैयार नहीं था कि इस पूरे मामले में उसको यौन हिंसा तो मान रहा था, एक जेंडर वायलेंस को लेकर तो उसके मन में हमदर्दी थी। उनमें खासकर हमने उन पत्रकारों को भी देखा जो ये मानने को तैयार नहीं थे कि इसमें उस लड़की का दलित होना मायने रखता है। आप क्यों ये समझती हैं कि इस मामले में जो लैंगिक पहचान है उस व्यक्ति की वो उतनी ही अहम है जितनी उसकी जातीय पहचान, या मैं उल्टा कहूँ तो उसकी जातीय पहचान उतनी ही अहम है जितना लैंगिक पहचान? जी बिल्कुल आरफा जी, जातीय पहचान और लैंगिक पहचान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा पैटर्न हम लोगों को पहली बार देखने को नहीं मिला है। हम कठुआ को उठा के देख ले, उन्नाव रेप को उठा के देख ले, हम देख ले मुजफ्फरपुर बिहार में शेल्टर होम में जो घटना हुई, इन तमाम घटनाओं में एक सेट पैटर्न दिखाई देता है कि लगातार पुलिस प्रशासन और सत्ता के संरक्षण पाने वाले बलात्कारी सबूतों को मिटाते आते हैं और उस सबूत को न केवल मिटाया जाता है बल्कि डराया धमकाया जाता है, विक्टिम ब्लेमिंग की जाती है। तो ये जो विक्टिम ब्लेमिंग की संस्कृति है, सबूत मिटाने की संस्कृति है, आज इसने बहुत ज्यादा गहरा रूप ले लिया है और खासकर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना की वजह से। क्योंकि मैं एक बेटी हूँ, दलित की बेटी हूँ और मजदूर की भी बेटी हूँ। तो त्रिस्तरीय जाति के नाम पे सामंती अहंकार को एम्प्लॉय करते हमने पहली बार नहीं देखा। इस इतिहास को और इस संस्कृति को देखते हुए हम लोग पले बढ़े हैं। हम जिस समाज से, जिस जगह से आते हैं वहाँ के लिए भी कोई नई बात नहीं है। सामंतों के द्वारा अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए महिलाओं की बॉडी का इस्तेमाल करना, उसके गुप्तांगों पर प्रहार करना, उसका जीभ काट लेना, उसके पेट में चाकू घोंप के गर्भवती महिला के से पेट बच्चे को निकाल के उसको फेंक देना, ये कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। हमने बथानी टोला में भी ऐसे देखा है। तो वो लोग जो कह रहे हैं कि इसमें जाति का कोई एंगल नहीं है, वो बहुत राजनीतिक तरीके से इसको कह रहे हैं। और इस समय में आजाद भारत में हम लोग जो देख रहे हैं, ऐसी घटना शायद कॉलोनियल पीरियड में अंग्रेजों के समय में भगत सिंह को जलाने के लिए चोरी चुपके जला दिया था। और आज सत्ता का संरक्षण पाकर पुलिस के सामने, पुलिस के द्वारा सत्ता के ऑर्डर से रात में बेटी को जला दिया जाता है। आरफा जी, मुझे लगता है कि हम दलितों को कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, हम महिलाओं को कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। हम इंसान माने ही नहीं जाते, हम माने जाते हैं कीड़े मकोड़े जिसको कहीं भी रौंद दिया जा सकता है, कहीं भी मचल दिया जा सकता है। और ये हमको धमका के, हमको सहमा के शांत कर देना चाहते हैं। लेकिन उसी शांति और उसी चुप्पी को बंद करने के लिए मैंने एक कविता भी लिखी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। बार बार जो हमारी चुप्पी को बंद करने के लिए हमारी जुबान को काट दिया जाता है, उसके लिए मैंने वाल्मीकि को समर्पित करते हुए ये कविता लिखी जो आपके सामने रखना चाहूंगी। ये कविता इस तरह है कि चाहे जुबान काट लो मेरी, चाहे जुबान काट लो मेरी, चाहे जला दो अतड़ियां, चाहे जुबान काट लो मेरी, चाहे जला दो अतड़ियां मेरी, मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी विकराल ज्वालामुखी बनकर तुम्हारे अहंकार को नेस्तनाबूद करने। मेरी चीखें तुम्हें सपनों में भी सुनाई देंगी,
और तुम नोचोगे अपनी चूल्हे। सत्ता के बारूदी महल और घमंड आएंगी मेरी भी जद में, हाँ निश्चित ही आएंगी मेरी भी जद में। तो ये छोटा सा मैंने आपको सुनाया आरफा जी, जिस तरीके से डीएम से लेके पुलिस से लेके एसपी और सरकार कि इस कविता के बाद इस पूरे कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इतनी सिहरन हो रही है, रोंगटे मेरे इस वक्त खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से आप ये कह रही हैं कि डरा धमका के पूरे शरीर पर और गुप्तांगों पे भी कब्जा करके एक तरह से अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश है। लेकिन मैं आपकी तरफ वापस लौटूंगी चिंटू, इसको थोड़ा एक पूरा राष्ट्रीय जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसमें भी समझने की कोशिश करूंगी मैं कविता के जरिए और विवेक जी के भी जरिए। कविता, मैं आपकी तरफ पहले आना चाहती हूँ कि जो हमने देखा है कि जेंडर के इर्द गिर्द जो पूरी राजनीति रही है 2012 के बाद से, ऐसा लगा पहली बार कि 2012 में जो राजनीति या मैं कहूँ कि जो सोशल मोबिलाइजेशन रहा रेप के इर्द गिर्द, उसने कई तरह से, मैंने कहा, परिभाषाएं भी बदली, बहुत तरह के टैबू भी जो है खत्म किए। ये भी माना जाता रहा कि दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार हो या फिर हम ये कहें कि यूपीए की सरकार, उसके भी एक तरह से खंबे हिलाने के तौर पे भी ये मूवमेंट काम आया। मुझे पता नहीं आप इस बात में सहमत होंगी या नहीं, लेकिन इस बार जो ये मूवमेंट खड़ा हुआ है, क्या आप इसे राजनीति के नजरिए से देखना चाहती हैं? नहीं, मैं तो समझती हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा मैं इसे कंटिन्यूटी में मानती हूँ कि जो एक तरह से एक नारीवादी आंदोलन हम लोग पिछले कुछ वर्षों में देख रहे हैं, जाति विरोधी आंदोलन को पिछले कुछ वर्षों में देख रहे हैं, जिसको कंटिन्यूटी में हमने देखा है। वो सिर्फ 2012-13 वाले एंटी रेप वाला एक शुरुआत थी, लेकिन उसके बाद में पूरा पिंजरा तोड़ वाला जो आंदोलन है, रोहित वेमुला के डेथ के बाद जो आंदोलन चला वो आंदोलन है। उसके बाद में सीए वाला जो पूरा महिलाओं के नेतृत्व में आंदोलन चला इक्वल सिटीजनशिप के लिए, वो आंदोलन है, और अब जाकर के ये आंदोलन है हाथरस पर। इन चीजों में मुझे एक कंटिन्यूटी नजर आती है और मैं मानती हूँ कि वो हमारे समाज को एक तरह से एक अवेकनिंग भी दे रहा है। तो समाज में मुझे एक आगे बढ़ता हुआ कदम नजर आता है, लेकिन मैं मानती हूँ कि हमारी जो सत्ता है वो एक तरह से इस अपराइजिंग को कैसे पीछे ढकेलें, कैसे चीजों को वापस पीछे उसी सामंती दलदल में, कैसे सांप्रदायिक दलदल में फिर ढकेल दें, उसकी बहुत कोशिश में लगा है और इसलिए ये करना बेहद कठिन है। एक सवाल जो आपने पूछा बेसिकली कि जाति, मैं एड्रेस करना चाहती हूँ क्योंकि कई लोग इसको पूछते हैं, मुझे भी सोशल मीडिया में, और कभी कभी बहुत वेल मीनिंग तरीके से पूछते हैं कि आपने बात तो अच्छी कही लेकिन आपने दलित क्यों कहा, कास्ट को क्यों आप घसीट ला रहे हैं। तो मैं उसमें कहती हूँ कि जब आप किसी महिला के बाद, जब आप मानते हैं कि हमारे समाज में महिला पुरुष की तुलना में एक कमजोर जगह पे रखी जाती है, इसीलिए महिलाओं के साथ ज्यादा बलात्कार होते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के साथ पुरुषों द्वारा बलात्कार नहीं होते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ पुरुषों द्वारा बलात्कार वो एक चीज है जिसको हम पहचानते हैं कि होता है। अगर आप जेंडर को पहचान पा रहे हैं तो आपके दिमाग के फॉर्मेटिंग में कास्ट क्यों गायब हो जा रहा है? आपको कहीं ना कहीं कुछ बटन दबाना होगा शो फॉर्मेटिंग वाली, जिसमें आपको कास्ट की फॉर्मेटिंग भी दिख पाए। जाति को आप मानना नहीं चाहते, आप दलित वर्ग में पैदा न होकर के अगर जाति नहीं मानना चाहते, अच्छी बात है, मत मानिए। अगर आप ठाकुर ही पैदा हुए, चलिए ठाकुरियत को मत मानिए, लेकिन आप ये मत कहिए कि हम जानते नहीं हैं कि जाति के आधार पर बलात्कार होता है। कम से कम उसे एक्नॉलेज करके उससे लड़ने की जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, उसको अगर हम हाथरस के बाद भी अगर नहीं उठाते हैं, और मैं यहाँ खास करके जो लोग दलित समुदायों में नहीं पैदा हुए हैं और जो अपने आप से इस झूठ को कहना चाहते हैं कि जाति नाम की कोई चीज है ही नहीं, हम तो देखते ही नहीं जाते, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि इसका मतलब आप जाति आधारित हिंसा और उत्पीड़न को भी तो नहीं पहचान रहे, उसे तो आपको पहचानना होगा, उससे लड़ना। और कविता, ये भी है कि ये भी एक प्रिविलेज है कि मैं जाति नहीं मानती। ऐसा क्या दलित समाज के लोग कह सकते हैं? क्या वो लोग जो कि जाति के जो रिसीविंग एंड पे, यानी कि जो प्रताड़ित और वंचित हैं, क्या वो ये कह सकते हैं? अगर चिंटू क्या कल को ये कह सकती है कि मैं जाति नहीं मानती और अचानक जो है जाति से इनको लिबरेट कर दिया जाएगा, ये भी एक प्रिविलेज है, ये कह देना कि मैं जाति नहीं मानता या नहीं मानती। विवेक कुमार जी, ये जो बलात्कार हुआ, हम समझते हैं कि किसी भी सरकार में हो सकता था, अलग अलग राज्यों में बलात्कार के मामले आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं राजस्थान भी जाकर देखिए, वहां भी हो रहा है। यहाँ मामला ये नहीं है कुछ, मतलब हर कुछ मिनट पर एक बलात्कार होता है। यहाँ वो एक अलग लड़ाई है कि हम कैसे जेंडर के चश्मे से इसको देखें। लेकिन
इस पूरे मामले को हैंडल कैसे किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए, इससे ये तय होता है कि इस मामले को राजनीतिक दृष्टि से हम कैसे देखें 2022 के चुनावों के मद्देनजर। आपने बहुत दिलचस्प बात कही है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी। आप ही कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को और दलितों को पीछे करके मुसलमानों को पहले ही पीछे कर दिया गया है, एक तरह से अलायंस बनाया जाएगा बैकवर्ड समाज का और ठाकुरों का। इसको कैसे समझाएंगे आप 2022 के मद्देनजर? थोड़ा रिसर्च था तो इसलिए मैंने बताया आपको कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो किताबें बटी और एक अस्मिता को बाकायदा दिखाया गया कि ये जो व्यक्तित्व है ये रिप्रेजेंट करता है बैकवर्ड क्लास को, और बाकायदा उस पर किताब लिखी गई और वो किताबें बांटी गई केवल बैकवर्ड क्लासेस में कि भाई जो अब आपके शीर्ष नेता हैं वो इस वर्ग से आते हैं। मैं जानबूझ करके नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ सकते हैं कि किसके बारे में कहा जा रहा है, और उनको बाकायदा बैकवर्ड स्थापित किया गया। यद्यपि आप जान रहे हैं कि उनकी जाति को कब जो है किस सेंसस के अंदर आकर के कब कास्ट में डाला गया ये भी हमें पता है। तो इसलिए ये अगर लोग नहीं समझ रहे हैं या लोग जान नहीं पा रहे तो मुझे लग रहा है कि वो अनभिज्ञता दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा युग बन रहा है। और जिस प्रकार ब्राह्मण समाज को हमेशा से आरएसएस दूर रखता रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ रहा है और वो कांग्रेस की मलाई खाता रहा है या उनके साथ पावर शेयर करता रहा है, और इसलिए आज देख लीजिए शीर्ष स्तर से और ग्रास रूट पर कहाँ है वो। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि एक नया युग तैयार हो रहा है और उसके तहत आप वाइस चांसलर्स की पोस्टिंग देख लीजिए, आप जो पुलिस महकमे में या हाईएस्ट लेवल पर जो पोस्टिंग्स हैं वो सब अस्मिताएं आपको बता देंगी कि वास्तविकता में ये कौन सा युग बन रहा है। रही बात जो मुझे जो मूवमेंट कर रहे हैं इस समय, मैं उसको आंदोलन नहीं मान रहा हूं, मैं उसको अनशन ही मान रहा हूं। और एक अनशन हमने रामलीला मैदान में भी देखा था, और उसके बाद किस प्रकार सत्ता लेकर के कहां पर लोग चले गए, कोई गवर्नर बन गया, कोई मिनिस्टर बन गया, कोई चीफ मिनिस्टर बन गया, लेकिन वास्तविकता में करप्शन के खिलाफ तो कोई लड़ाई हुई नहीं। मैं आज फिर यहाँ पर ये बात उठाना चाहता हूं कि जो लोग इस आंदोलन को लेकर चलना चाहते हैं उनको उन इदारों की बात करना पड़ेगी। मैंने एक बार भी नहीं देखा कि भाई आपका शेड्यूल कास्ट कमीशन खाली क्यों पड़ा है, शेड्यूल ट्राइब कमीशन क्यों खाली पड़ा है, सफाई कामगार इंस्टीट्यूशन क्यों खाली पड़ा है, या धारा 338 के तहत एक रिपोर्ट तैयार की जाती हर वर्ष। शेड्यूल कास्ट कमीशन को तैयार करनी चाहिए थी और वो राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति उसको पार्लियामेंट के पटल पर रखते हैं और दोनों सदनों में बहस होती है। मैं नहीं देख रहा हूं कि जो लोग डीएनडी पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने पार्लियामेंट में कभी ये प्रश्न उठाया। और आपको पता होगा मध्य प्रदेश में कितने केस हुए हैं या महाराष्ट्र में कहीं भी स्टेट कमीशंस की बात नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूं कि अगर पार्लियामेंट में, अगर आप राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में ये प्रश्न नहीं उठा रहे हैं तो अचानक सड़क पर प्रश्न उठा करके किसको जो अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं, यहाँ पर संजीदगी और सीरियसनेस का एक बहुत बड़ा जो है प्रश्न उठ जाता है मेरे लिए। बहुत गंभीर बात है आपकी। क्या फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जाके आप जो पीड़ित समाज है उसको और ज्यादा पीड़ित भी, मैं ये भी कह सकती हूँ कि कभी कभी मैंने भी खुद तारीफ की कि प्रियंका गांधी वहां गई और उस मरहम की जरूरत थी, राहुल गांधी लड़ झगड़ कर वहां पहुंचे, लेकिन उसके साथ साथ एक वो समाज, एक वो परिवार जो पहले से ही परेशान है, शायद कैमरे और सब कुछ देख के मेरे ख्याल से, अगर जैसे आप ही कह रहे हैं कि अगर फॉलो अप नहीं हो रहा है उसका, अगर आप सिर्फ वहां फोटो खिंचवा के वापस आ जाते हैं, अगर संसद में वो बात नहीं उठाते, अगर संस्थागत बदलाव नहीं चाहते, तो कैसे इसको आगे देखा जाए। लेकिन कौशल पवार, ये बताइए मुझे कि अक्सर जो बात होती रही है वो ये कि भाई दलित जो है, आदिवासी, ये तो पीड़ित समाज है, ये तो वंचित समाज है, ये तो वैसे ही है जैसे कांग्रेस पार्टी के दौर में होता है, वैसे ही भाजपा के दौर में होता है। मैं आपसे एक ऐसी महिला के तौर पे जानना चाहती हूँ जिसने इस यथार्थ को, इस रियलिटी को न सिर्फ देखा है बल्कि जिया है। क्या आपको लगता है कि पिछले 6 सालों में जो दलित समाज है और खासकर जो दलित महिलाएं हैं उनके हालात में, जिस तरह से उनको राजनीति ने देखा, समाज ने देखा, उनके खुद के जो तजुर्बे हैं, क्या कोई बदलाव आया है, बेहतर या बदतर?
देखिए अरफा जी, मेरा मानना है कि एक महिला होने के नाते जिस तरीके से दहशत का माहौल है, मैं अगर यहाँ जो हाथरस में जो हुआ उससे भी उठाऊं तो सच में मैं बहुत ज्यादा दहशत में, क्योंकि जिस तरीके से हालात बने 14 तारीख से 28 तारीख तक किसी भी संगठन ने, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने ढंग से इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई, चाहे वो प्रोग्रेसिव फोर्सेज हो, चाहे तमाम फेमिनिज्म के ऑर्गेनाइजेशन हो, चुप रहे हैं। ये तब जब सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आया तो बाहर आके तब जाके बातचीत करनी शुरू हुई। अन्यथा तो अगर इसको शुरू में जिस तरीके से ये बाहर आया था निकल के, जो खामोशी जो एक कास्ट एंगल में दिखाई दी, वो खामोशी निर्भया में नहीं थी। हम जानते हैं कि जब निर्भया हॉस्पिटल में थी, हमारे तमाम लोग जो हमारी जो महिलाएं जो आंदोलनों को चलाती हैं, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, ऑर्गेनाइजेशन कर कर लोगों को ऑर्गेनाइज्ड कर करके लोगों को इसके लिए न्याय की मांग कर रही थी। लेकिन यहाँ सीधा सीधा, क्योंकि वो एक खास वर्ग से, खास समुदाय से लड़की आती थी, जब ये हुआ कि दलित ऑर्गेनाइजेशन ने शोर मचाना शुरू किया, तब हमारी महिला साथी जो थोड़ी सी अपने आप को यूं दिखाती हैं कि हाँ हम भी दलित हितैषी हैं और ये दलितों का मुद्दा नहीं है केवल, ये महिलाओं का मुद्दा भी है, तो वो बाहर आती हैं। पूरे सिनेरियो को देखते हुए आप यहाँ से आप अंदाजा लगा लीजिए, आप दुनिया आज जिस तरीके से पूरा प्रोपेगेंडा, इसको प्रोपेगेंडा ना भी कहूं मैं, अगर ये जिस तरीके से शोर मच के और थोड़ा सा एक चेक बैलेंस कहीं ना कहीं लगा, उसके माध्यम से भी तमाम लोग मनीषा के नाम को जानते हैं। जो 4 जो गुंडे थे, जो ठाकुर जमात से आते हैं, उनका नाम तक आज तक मीडिया नहीं लेता। उनके नाम तक जितने फेमिनिस्ट आंदोलन है, एक शब्द नहीं बोलते उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि अपर कास्ट माइंडसेट है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जहाँ का जुबान पे हर एक के नाम है और दलित है, क्योंकि ये भी हर एक के नाम है, सबको पता है कि दलित लड़की के साथ हुआ। क्या निर्भया का जब हुआ था केस, किसी ने कहा था कि ये अपर कास्ट की लड़की है, ब्राह्मण है, शर्मा है और इसके साथ रेप हुआ है? हम क्यों जातिवादी बन जाते हैं? हम इस तरीके से, मतलब तमाम लोगों को एक तरफ से तो हमें ये दिखाई देता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अगर जाता है, जाती, चंद्रशेखर अगर जाता है, तो एक अनऑर्गेनाइज्ड तरह वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग चुप्पी हैं, वो चुप्पी भी तो हम नहीं तोड़ना चाहते ना। कहा कम्युनिस्ट, आपने देखा है अभी तक किसी एक का भी बयान इसके ऊपर आया हो? कोई जो कम्युनिस्ट पार्टियों के जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो जगमती सांगवान का हरियाणा से हो और तमाम जगह से हो, कहीं दिखाई दे रहा है? अगर दे रहा है तो दलित लड़की के नाम से आ रहा है, ना कि ये कि वो लड़की। ठीक उसी तरह जो 4 ठाकुर हैं, उनकी जुबान पे जिसके हर एक के नाम थे, वो आज गायब हैं। तो ये जो डिस्कोर्स है, इस डिस्कोर्स देखते हुए एज बीइंग ए दलित वुमन, और एक तरह से जो दिखाई देता है एक एक्टिविज्म में, वो भी एक भयानक किस्म का नैरेटिव सिद्ध किया जा रहा है। तमाम चीजें जो अब बोलने से बाहर आई है, मैं बिल्कुल, मतलब हो सकता है बचकानी बात हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि शोर मच रहा है इसलिए थोड़ा सा ठीक है, इसलिए शायद थोड़े दिन उनका परिवार का प्रोटेक्शन भी मिल जाए। क्योंकि अगर आप अभी उसको मार देंगे परिवार को तो हंगामा हो जाएगा। इलेक्शन है बिहार में, लेकिन अभी नहीं मारेंगे। लेकिन कौशल, मुझे बताइए, आप ही कह रही थी कि महिला नहीं दलित महिला कहा जा रहा है, हो सकता है इसके पीछे ये भी वजह हो कि चूंकि उसका दलित होना, जिसपे हम भी चर्चा कर रहे हैं, कि उसका दलित होना भी उसके बलात्कार की वजहों में से एक हो सकता है। तो इसलिए हो सकता है कि लेकिन कहीं ना कहीं आप वो जो एकता वाला भाव निर्भया के केस में कि हाँ एक लड़की हुआ, वो भाव तो कहीं ना कहीं जाता है ना। आप बताइए मुझे, आप कहा है अपर कास्ट के ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, बता दीजिए मुझे, कि हाथरस माँ बाप को पहुंचा हो लड़की का घर मिलने के लिए? जबकि निर्भया के केस में यही फेमिनिस्ट आंदोलन दिन रात सड़कों पे थे, कैंडल मार्च निकाला जा रहा था। अगर आज चंद्रशेखर और ये 3-4 ऑर्गेनाइजेशन, बहुजन सशक्तिकरण संघ ने जैसे 30 लाख रुपए पूरे समाज ने इकट्ठा करके, दलित बहुजन समाज ने इकट्ठा करके दिए हैं, क्या अपर कास्ट ने दिए हैं? अब उस अपर कास्ट को कैसे अधिकार है ये कि उसको दलित के नाम से सिर्फ उसको एक तरह से इस्तेमाल करे? क्योंकि उनको भी वोट की राजनीति करनी है। अभी है ना बिहार में चुनाव, यही वहां भी तो राजनीति है ना। इसलिए दोनों तरह से बेसिकली मैं एकदम सीधा सा, मेरी साफ समझ है, एज बीइंग ए दलित वुमन और एक्टिविस्ट, ये जो सिलेक्टिव अप्रोच जो बनती है लोगों को देख के, और विद इन दलित भी जो सिलेक्टिव अप्रोच जो बनती जा रही है, एक ऐसे नैरेटिव को सिद्ध करेगी कि हमारे जैसे लोग जो थोड़ा बहुत बोल लेते थे वो डरेंगे बोलते हुए,
उनको पता है कि कविता कृष्ण नहीं बोलेगी अगर मेरे साथ आता है ये। उनको पता है कि अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट होंगी तो वहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन जो चंदा 1-1 रुपया इकट्ठा करके लोगों को देते हैं दूसरे संगठनों के माध्यम से, और जब भी कोई रेप केस होता है या एट्रोसिटी होती है, इनके यहाँ जब चीजें होती है, जब ये चंदा 1-1 रुपया इकट्ठा करके देते हैं तो मुझे नहीं देंगे, ईशा को नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। आप सशक्त नहीं करेंगे, आप परिवार की प्रोटेक्शन की मांग नहीं करेंगे, ये तो सारा ड्रामा हमें पता है ना, मीडिया में आ ही रहा है। उनके ऑनर की लिंक किया जा रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि करने की कोशिश है, और उसका वजह है क्योंकि हमारे पास भी खुद मतलब हमारे लोगों के पास भी है ही नहीं एविडेंस। आपने FIR दर्ज जो की वो एट्रोसिटी की और उसकी की है 307 की, उसके बाद जब आपने मेडिकल होना चाहिए था वो मेडिकल आपने होने नहीं दिया। सफदरजंग जालीगढ़ का हुआ, वो सिर्फ एक डॉक्टर की रिपोर्ट है जो अभी आई कि वो रेप की पुष्टि करती है। आने वाले दिनों में परिवार भी हो सकता है मजबूर हो जाए मना करने के लिए, क्योंकि उनके सामने प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा सवाल है जो हम नजरअंदाज करते हैं। हम कैसे भूल जाते हैं उनके अस्तित्व का सवाल है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। चंद्रशेखर की कल मैंने देखा उनका एक बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं परिवार को ले जाना चाहती हूँ। कविता आप जल्दी से इस पर जल्दी से बात कर लीजिए। मैं चिंटू से मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ क्योंकि मेरा नाम लिया कौशल जी ने। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे संगठन का जो बयान इस पर आया और एक जॉइंट फेमिनिस्ट संगठनों का भी बयान इस पर आया, प्रदर्शन भी जो हुआ तमाम महिला संगठनों का दिल्ली में, तीनों में आप देखिएगा कि प्रथम पैराग्राफ में ही चारों लोगों का जो आरोपी हैं उनके नाम है, कहीं भी पीड़िता का नाम नहीं है क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। हमने कहीं नाम नहीं दिया है। हमने कहा है कि संदीप, रवि, लवकुश और रामू नाम के जो 4 लोग हैं जो ठाकुर समुदाय के हैं, ये आरोपी हैं। ये बयान है मेरे पास ये बयान है। ये बयान हमने जारी किया था और ये पहला बयान जो एप्पा की तरफ से आया वो उसमें ये है, उसमें कहीं नाम नहीं। दलित की बेटी दलित लड़की है, ये जरूर हमने कहा इसलिए, और ये हम बार बार कह रहे हैं, मैं इसके साथ स्टैंड करती हूँ कि कहने की जरूरत है, इसलिए नहीं कि उससे कोई अलगाव हम पैदा कर रहे हैं, इसलिए कि मुझे लगता है कि जो खास करके अगर मेरे जैसे लोग, और मैं अपने संगठन को कोई अपर कास्ट का संगठन तो कतई नहीं मानती, हमें लगता है कि हमारे संगठन में भी बहुत सारे दलित लीडर्स हैं, टॉप लीडरशिप में भी, लेकिन मैं खुद अपनी बात कहूँ कि मैं दलित समुदाय में नहीं पैदा हुई, इसीलिए मैं अपनी ज्यादा डबल जिम्मेदारी मानती हूँ कि जो नहीं पैदा हुए हैं दलित समुदाय में, उनको जाति के आधार पे बलात्कार होता है। जब बलात्कार की बात होगी तो सिर्फ जेंडर नहीं, कास्ट की भी बात करिए, आंखें खोलिए। ये काम करना, और ये मुझे दलितों को समझाने की जरूरत नहीं है, ना उनकी तरफ से बोलने की जरूरत है ना, मुझे तो जरूरत है कि जो लोग जाति नहीं मानते, जो जाति न मानने का प्रिविलेज रखते हैं, उन्हें समझाने का ये काम, ये मैं अपनी जिम्मेदारी जरूर, और कभी मैं तो इसको हम करने की कोशिश करती हूँ। मैं तो ये भी समझती हूँ कि जो नेता हैं और जो राजनीतिक दल हैं वो राजनीति के लिए बने हुए हैं। हम यहाँ खराब राजनीति की निंदा कर रहे हैं। अच्छी राजनीति तो होनी चाहिए। अगर राजनीति इस फेवर में होती है कि दलित एम्पावरमेंट होना चाहिए, तो ऐसी राजनीति का हम स्वागत करेंगे कि दलित एम्पावरमेंट की राजनीति हो। और ये हमारा संगठन भी रात दिन इसमें लगा है, रात दिन इसमें हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। सारे पूरे देश में आंदोलन है, सिर्फ दिल्ली में नहीं, और तमाम लोग कर रहे हैं, तमाम लोग। शिकायत मैं सिर्फ इतना दर्ज करवाना, कम से कम आपने जो है आरफा, कम से कम आपने रिप्रेजेंटेशन दिया। जब मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पे डिस्कशन कराया तो एक बहुत प्रोग्रेसिव एंकर हैं, उन्होंने अब पूरी की पूरी दलित स्पेस खा ली और स्वयं अपने आप ही सब वार्तालाप करते रहे। दूसरे एक और प्रोग्रेसिव हैं एंकर, उन्होंने जब बुलाया तो उसको बैठाए रखा केवल, और वो बोल नहीं पाई। और जो सवर्ण, जो मेन स्ट्रीम पार्टियां थी, उन्होंने अपने सवर्ण प्रवक्ताओं को भेजा, उसमें वो दलित प्रवक्ता भी नहीं भेज पाए कि वो रिप्रेजेंटेशन और प्रतिनिधित्व दे पाए। तो ये जो डिस्कोर्स है उसका अपना ही, जिसे कहना चाहिए, अट्रैक्शन है। जी हाँ, लेकिन मेरा यही मानना है कि जो वंचित समाज है वो अपनी कहानी खुद कहेंगे, अपनी आवाज बनेंगे। जिसका मुद्दा उसकी लड़ाई, और जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई। जिसका मुद्दा उसकी लड़ाई, जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई। और अंग्रेजी में ये भी कहते हैं कि नथिंग विदाउट देम, नथिंग अबाउट देम, नथिंग अबाउट देम विदाउट देम। जी कौशल, जल्दी से। मैं बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि आज जिस तरीके से एक तमाम संगठन, भले ही अपने स्वार्थों की वजह से ही सही, इकट्ठे हुए हैं, वो एकजुट होकर कम से कम आगे कोई गुड़िया का केस दोबारा ना हो। लगातार जो एक सीरियल जो बना जा रहा है, कल ही मर्डर हुआ, कल फिर रेप हुआ, कानपुर में हुआ,
और बलरामपुर में, बांदा में, फरीदाबाद में लगातार जो 7-8 केस गुड़िया के बाद हुए हैं, वो ना हो, इसकी तमाम जो एकजुटता जो अब दिखाई दे रही है, भले ही वो अपने अपने वजह से हो, लेकिन मसला ये है कौशल, मसला ये कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी तो सिर्फ ये एक मोड़ ले रही है, खत्म नहीं हुई है। चिंटू, आपसे आखिरी सवाल बिल्कुल संक्षेप है। एक चीज जोड़ना चाहती हूँ, अगर ये आंदोलन ऐसा रहा तो जस्टिस तो होगा, अगर इस तरीके से होगा तो दूसरे तरीके से होगा। मैं यहाँ ये बोल रही हूँ, जस्टिस तो होकर रहेगा, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, तो इंसाफ की हमें भी उम्मीद है, और जाहिर है एक लोकतंत्र में, सभ्य समाज में इंसाफ होना चाहिए। चिंटू, हमारे यहाँ तुम्हारी आपको भी इंसाफ की उम्मीद है, जो कौशल कह रही है कि जहाँ भी जैसी भी कहानी मोड़ ले लेकिन इंसाफ होके रहेगा। न्याय लेने के लिए हमारे यहाँ से फुल सरकार जी बस अंत में मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ कि तमाम ये जो चल रहा है डिस्कोर्स, इसको एक अच्छे तरीके से जस्टिस तक पहुंचा लेकर जाए, ना बीच में छोड़ दें। जी चिंटू, मेरी दिली कामना है और सबसे अपील भी है कि हम अपनी बहन को न्याय दिला पाए। अगर हम न्याय ना दिला पाए तो इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी, जैसा कि पहले भी हुआ था कि भवरी देवी के रेप केस में भी यही हुआ था कि हम तो दलितों का पानी भी नहीं पीते, रेप कैसे कर सकते हैं। और जैसा कि मैं बिहार में हूँ, मैंने देखा कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से लेकर के भोजपुर में एक 9वीं क्लास की छात्रा का रेप करके उसका वीडियो बनाया गया और वायरल किया गया। इन तमाम आंदोलनों में न केवल मैं रही हूँ, बल्कि मैंने कई सारे महिला संगठनों को भी इसमें पाया है और इवन लेफ्ट संगठनों को अगुआ दस्ते के रूप में भी यहाँ पर देखा है। तो मैं इसको बाइफरकेट करके नहीं देखना चाहती। जरूर दलित आइडेंटिटी अपनी है, हम दलित होने के कारण ज्यादा सताए जाते हैं, ज्यादा रुलाया जाता है, ज्यादा हमको धमकाया जाता है, और उनकी आइडेंटिटी, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और होने के लिए हम लगातार लड़ेंगे। और ना केवल बल्कि कोई भी बेटी हो, उस हर एक बेटी के लिए हम लोग लड़ने की बात करते हैं। क्योंकि आरफा जी, ये सारा का सारा डिस्कोर्स बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हम जो कह सकते हैं यही कह सकते हैं कि एकजुट होकर के न्याय को हम लोग पाए। क्योंकि जो सत्ता में सरकार बैठी है वो पूरी तरीके से मनुवादी सत्ता है और हमको पीछे की ओर मनुवादी युग में ले जाना चाहती है। उस युग में हम नहीं जाना चाहते हैं। हम वर्तमान में एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो समतामूलक समाज हो, उसमें हर एक महिला, आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित सबको बराबरी का हक मिले। यही मैं कहना चाहूंगी आरफा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चिंटू कुमारी, बाकी सब मेहमानों का शुक्रिया। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ ये एक कहानी का एक नया मोड़ है और हम फिर 1-2 दिन बाद फिर हाजिर होंगे आपके सामने ये देखने के लिए, और इस वादे के साथ जैसे तमाम यहाँ जो बैठे हुए हमारे पैनलिस्ट को कह रहे हैं कि इंसाफ के बगैर हम नहीं रुकेंगे। द वायर पर भी लगातार इस पर हम कार्यक्रम दिखाते रहेंगे। शुक्रिया आप सबका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।